दर्शकों नमस्कार। ग्वालियर डायरी के इस अंक में मैं अमित श्रीवास्तव आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। कहते हैं पंडित की संतान है हम, इतना रुतबा रखते हैं, इतिहास की क्या दम, भूगोल बदलने का दम रखते हैं। आज हमारे बीच में उपस्थित हैं एक ऐसी ही शख्सियत जिनका नाम है प्रतीक घोड़के जी, जो कि आचार्य हैं। इन्होंने युवा अवस्था में ही आचार्य की डिग्री हासिल की और आज आचार्य का पद इनको मिला है। आज हम इनसे जानना चाहेंगे कि ग्रह नक्षत्र का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है तथा ग्रहों के माध्यम से हम अपने जीवन को किस तरह सफल बना सकते हैं। तो प्रतीक जी, सबसे पहले आपका दूरदर्शन में हार्दिक स्वागत। नमस्कार सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। प्रतीक जी, हम सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि लोग साइंस की तरफ भागते हैं और आप साइंस स्टूडेंट होकर के इंजीनियरिंग स्टूडेंट होने के बाद आपने आचार्य के तरफ अपना रुझान बढ़ाया, आचार्य की तरफ आप आए, तो ये आपके अंदर बदलाव कैसे आया और आचार्य का कि आपने क्यों चुना इस लाइन को? जैसा कि आपने बताया ही, मैं साइंस स्ट्रीम का स्टूडेंट रहा और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से मैंने अपनी इंजीनियरिंग करी। तो जब लास्ट ईयर का मेरा टाइम था तो सभी जानते हैं उस समय प्लेसमेंट का टाइम होता है, तो सबकी नौकरियां लग रही थी। तो जैसी मैं चाह रहा था वैसी नौकरी मुझे लग नहीं पा रही थी। तो मेरे मन में यही था कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो कई ज्योतिषियों के पास मैंने अपनी कुंडली दिखाई, तो जहाँ भी दिखाई सबने यही बोला कि भाग्य अच्छा है और अच्छा ही होगा, ये है वो है, जो भी मैंने सुना अच्छा सुना। तो वहाँ मेरे मन में एक बात आई कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि स्थिति तो मुझे पता थी कि क्या है। तो वहाँ से मेरे मन में एक आया कि सीखना चाहिए, इस विषय को भी थोड़ा सा सीखना चाहिए, एक्सप्लोर करना चाहिए। तो उस दौरान ही मैं काफ़ी लोगों से मिलना हुआ। उसी समय मैं अपने ज्योतिष के जो गुरुजी हैं डॉक्टर रमेश वायगांवकर, उनसे मेरा संपर्क हुआ और वहाँ से जो मेरी जर्नी स्टार्ट हुई, तो वैदिक ज्योतिष और कृष्णमूर्ति पद्धति ये सब मैंने उनसे सीखा। और उसके बाद जीवाजी यूनिवर्सिटी से मैंने इसी में एमए किया ज्योतिर्विज्ञान में, और धीरे धीरे फिर मैंने अपना कंसल्टेशन स्टार्ट किया और आप देख ही रहे हैं। चलिए सर, ये तो आपने अपना एक आचार्य के लिए बताया। हम ये भी आपसे जानना चाहेंगे सही, एस्ट्रोलॉजी ये क्या है और ये किस तरह काम करती है? देखिए, इसके लिए आपको थोड़ा सा पूर्व काल में जाना पड़ेगा। जब सिविलाइजेशंस बन रही थी तो हमारे जो पूर्वज थे, आप सभी जानते ही हैं, उन्होंने ग्रह नक्षत्र सूर्य चंद्र इनके अनुसार डायरेक्शंस का ज्ञान तो ले ही लिया था। फिर इसी में थोड़ा और वो फाइन होते गए और उसके बाद उन्होंने देखा कि भाई चंद्रमा की जो कलाएं घटती बढ़ती हैं, उससे समुद्र में ज्वार भाटा भी आता है। तो जब ग्रहों का असर इतने बड़े समुद्र पर पड़ सकता है तो फिर मानव शरीर पर तो पड़ेगा ही। तो वहाँ से हमारे जो ऋषि मुनि हुए, पाराशर, जैमिनी, भृगु, इन लोगों ने और इस पर रिसर्च की और विद्या को फाइन करते करते आज आपके और हमारे सामने ज्योतिष विद्या पूरे कमल की तरह खिली हुई है। प्रतीक जी, हम आपसे एक चीज़ ये भी जानना चाहेंगे कि एस्ट्रोलॉजी का जीवन में क्या महत्व है तथा आप जो उपाय बताते हैं लोगों को, वो उपाय का कितना जीवन में असर पड़ता है और ये किस तरह के उपाय होते हैं, इसके बारे में भी आप हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, उपाय जो हैं, इसका मैं आपको मेन मोटो बताऊं, ये होता है बैलेंस ऑफ एनर्जीज। जो ग्रहों से जो ऊर्जा हमें प्राप्त होती है, तो जैसे कि आयुर्वेद में आपने सुना होगा कि त्रिदोष होते हैं, अगर वो आगे पीछे ऊपर नीचे अगर हो जाएं, उनका बैलेंस गड़बड़ा जाए तो शरीर में रोग उत्पन्न होते हैं। उसी प्रकार ज्योतिष में अगर ग्रहों की ऊर्जा का जो समन्वय है वो ठीक ढंग से नहीं हो रहा है, किसी की ज़्यादा किसी की कम हो रही है, तो वहाँ से जो है आपको परेशानियाँ शुरू होती हैं। तो इसीलिए अब जो हम उपाय बताते हैं, जैसे कोई ग्रह अगर क्रूर दृष्टि वाला है या अच्छे रिजल्ट नहीं दे रहा है, तो उसका जप है, उसका दान है। और जो ग्रह हमें लगता है कि इसकी एनर्जी बढ़ानी चाहिए, इसकी ऊर्जा बढ़ानी चाहिए, तो उसका रत्न धारण करवाया जाता है, उसके कलर के कपड़े पहनाए जाते हैं। तो ऐसे काफ़ी तरह के उपाय होते हैं। तो कुल मिला के इसी टाइप का है। बाकी
आपने देखा होगा पूर्व काल में ये जो उपाय आज हम देते हैं, पूर्व काल में अगर आप देखें तो लोगों की दिनचर्या में ही ये थे। गाय को रोटी डालना, गाय को घास खिलाना, कुत्ते के लिए रोटी बनाना, सुबह सूर्योदय से पहले उठना और पूजा पाठ करके अर्घ्य देना। तो ये सब चीज़ें आज के ज़माने में हो नहीं पा रही, इसीलिए जो बैलेंस है वो लाइफ का थोड़ा सा गड़बड़ाता है। तो इसी को बैलेंस करने के लिए ही उपाय होते हैं। और एक छोटा सा मैं एग्जांपल कोट करना चाहता हूँ। जैसे आप देख लीजिए, समय तो एक ऐसी चीज़ है जिसके साथ कोई भी हेर फेर तो किया ही नहीं जा सकता, ना आप कम कर सकते हैं ना बढ़ा सकते हैं। लेकिन ये है कि अगर मैं आपको किसी कमरे में अकेला बिठा दूँ, ना आपके पास मोबाइल है, ना टीवी है, ना एंटरटेनमेंट का कोई साधन नहीं है, और आपको सिर्फ ये कहूँ कि आपको यहाँ 2 घंटे बिताने हैं, तो एक घड़ी अगर लगी है उस कमरे में, तो आप 2 घंटे में 50 बार उस घड़ी को देख लेंगे, टाइम नहीं बीत रहा, टाइम नहीं बीत रहा, टाइम नहीं बीत रहा। लेकिन वही मैं आपको एक शादी या पार्टी में छोड़ दूँ और कहूँ कि 2 घंटे बाद मैं आपको लेने आऊँगा, तो हो सकता है आपका टाइम बड़ी जल्दी कट जाए। तो यही है कि देखिए, समय को तो कोई हेर फेर कर नहीं सकता, लेकिन उपायों के माध्यम से थोड़ा सा व्यक्ति को एंगेज कर दिया जाए ताकि उसे पॉजिटिविटी मिलती रहे और वो समय जल्दी कट जाए। इसी तरह आचार्य जी, हम आपसे एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि एस्ट्रोलॉजी के अंदर मतलब रत्नों का भी एक बहुत बड़ा महत्व हमने देखा है कि रत्नों के बारे में भी आप लोग काफ़ी जानकारी देते हैं कि ये रत्न पहनेंगे तो ऐसा होगा या ये रत्न पहनेंगे, तो रत्नों का कितना इफेक्ट पड़ता है जीवन में, इसके बारे में भी आप हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, रत्न जो हैं ये कलर थेरेपी के अंडर आते हैं। पहले आप देखिए, जैसे मैंने पहले प्रश्न में भी कहा कि व्यक्ति जल्दी उठते थे, सूर्योदय से पहले उठ जाते थे और अपना पूजा पाठ नित्य कर्म करके उसके बाद सूर्य को अर्घ दिया करते थे। तो सूर्य को अर्घ देने का जो साइंस है वो ये है कि अगर आप सूर्योदय से 30, 35 या 40 मिनट के अंतराल में अगर आप उसे गोश्रिंग जो विधि है कि गाय के सींगों बराबर आप हाइट करके लोटे से अगर जल देंगे, तो प्रिज्म इफेक्ट आपने सुना होगा साइंस में, तो प्रिज्म इफेक्ट बन जाता है। तो सूर्य की जो किरणें हैं वो 7 रंगों में डिवाइड होकर आपके चेस्ट पर पड़ती हैं, तो बॉडी 7 रंगों को एब्जॉर्ब कर लेती है। तो आजकल ये चीज़ कोई कर नहीं रहा है। लोगों की दिनचर्या आप देख सकते हैं, 10 बजे उठ रहे हैं, कोई 9 बजे उठ रहा है, कोई 8 बजे उठ रहा है, और मैंने तो देखा है 12 बजे उठ के अर्घ्य देते हैं, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। उसके पीछे का लॉजिक पता नहीं है, बस दे रहे हैं, तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसी कारण से जो कलर का बैलेंस है वो लोगों में थोड़ा डिसबैलेंस हो जाता है। उसको बैलेंस करने के लिए रत्न पहनाए जाते हैं। किसी भी व्यक्ति की जब हम पत्रिका देखते हैं तो ये देख लेते हैं कि कोई ऐसा ग्रह तो नहीं है जिसकी पावर उसे कम मिल पा रही है, या कोई ऐसा ग्रह जो इसके लिए पॉजिटिव कार्य करेगा, तो वो हम स्टडी करके उसके अनुसार रत्न पहनाते हैं, तो वो काफ़ी फ़ायदा देता है व्यक्ति को। प्रतीक जी, एक चीज़ हमने और, जैसे रत्नों के बारे में जानकारी आपने दी, तो हम रत्नों के बारे में एक चीज़ और सुनते हैं कि हीरा और नीलम ये बड़े इफेक्टिव होते हैं, इसको बिना पूछे नहीं पहनना चाहिए या इससे कुछ मतलब साइड इफेक्ट होते हैं। तो ये हीरा और पन्ना, ये दोनों रत्न इतने ज़्यादा इफेक्टिव या इतने ज़्यादा प्रभावित क्यों होते हैं और कितना प्रभाव क्यों डालते हैं, इसके बारे में भी आप देखिए, नीलम सभी जानते हैं कि शनि का रत्न है और काफ़ी इसके बारे में अलग अलग विचार हैं मार्केट में। तो इसका थोड़ा सा मैं आपको टेक्निकल बताना चाहूँगा। नीलम की जो वेवलेंथ है वो है 70,000, हम लोग आर्मस्ट्रॉन्ग में बात करते हैं वेवलेंथ की, 70,000 आर्मस्ट्रॉन्ग नीलम वेवलेंथ एमिट करता है, और शनि की वेवलेंथ है 65,000, तो 5,000 उससे ज़्यादा ही एमिट करता है वो। और साथ ही साथ नीलम जो है ये यूवी रेज भी एमिट करता है। तो आप समझ सकते हैं कि आजकल यूवी रेज सबको पता ही है। अगर आपको मैं किसी को भी यूवी रेज में अगर खड़ा कर दिया जाए तो कहीं ना कहीं उसको बहुत तकलीफ़ होने लगेगी, मेंटल कह लीजिए, फिजिकल कह लीजिए, किसी भी टाइप की। तो यूवी रेज और ज़्यादा आर्मस्ट्रॉन्ग वेवलेंथ होने के कारण ये जो रत्न है हर किसी को सूट नहीं करता। तो इसको पहनाने से पहले काफ़ी कुछ ज्योतिष को विचार करना पड़ता है कि क्या पॉजिटिव रिजल्ट देगा। और इसके पुराने विद्वानों ने 2 पॉइंट्स बताए हुए हैं कि नीलम धारण करवाने से पहले क्या किया जाए। एक तो कहा जाता है कि आप नीलम लीजिए और उसको अपने सिरहाने रख के सो जाइए। अगर आपको अच्छे सपने आ रहे हैं तो नीलम आपको सूट करेगा, और अगर आपको सपने अच्छे नहीं आए तो नीलम आप धारण मत कीजिए। और एक और है, बड़ा थोड़ा सा ऑड है, मैं किसी भी चीज़ का समर्थन नहीं कर रहा हूँ, पर ऐसा कहते हैं पुराने लोग
कि नीलम को जेब में रख के आप कहीं जुआ खेल लीजिए। अच्छा। अगर आप जीत जाएं तो आप नीलम धारण कर सकते हैं, आपको सूट करेगा, और अगर नहीं तो फिर आप नहीं पहनिए। और रही बात आपने पूछा हीरा, तो देखिए हीरे के साथ ऐसा कुछ तो नहीं है जी। लेकिन उसकी वैल्यू के कारण और आज उसकी मार्केट में जो स्थिति है, तो काफ़ी चीज़ें वो हैं उसके कारण हीरे के बारे में लोगों के विचार है जो थोड़े ठीक नहीं रहे हैं। क्योंकि ज्योतिषीय दृष्टि से देखें तो एक रत्ती से नीचे का हीरा काम नहीं करेगा, और एक रत्ती या उससे ऊपर का हीरा आम आदमी के बस की बात नहीं है। जी। प्लस मार्केट आप देख ही रहे हैं कि असली नकली का कोई, इसीलिए तो नीलम का तो मैंने बताया, और इसीलिए हीरे का भी इसी टाइप का है, इसीलिए थोड़ा देख के पहनना चाहिए। प्रतीक जी, हम एक चीज़ और आपसे जानना चाहेंगे। जैसा कि हमने पुराने युग में पहले देखते थे कि पहले तिथियां एक ही हुआ करती थी और हर त्यौहार एक ही मनते थे जी। लेकिन आज हर दिन हम देखते हैं कि तिथि 2 तिथि होती हैं जी। सिर्फ होली दिवाली छोड़कर हर त्यौहार 2 दिन मनाए जाते हैं। माने अष्टमी मालूम पड़ता है आज भी है कल भी है, नाग पंचमी आज भी है कल भी है, तो बड़ा मतलब एक तिथियां अब डबल होने लगी हैं। तो ये क्या कारण है कि जो 2-2 तिथियां होने लगी हैं और सब त्योहार अब एक जगह 2-2 दिन बनने लगे हैं? इसके बारे में भी आप देखिए, तिथियां जो हैं उसका निर्धारण जो है वो जो स्थान है जहाँ से पंचांग बनता है उसका जो पलभा होता है उसको इंग्लिश में कहते हैं लैटिट्यूड। तो उस पलभा के हिसाब से तिथि का कैलकुलेशन या निर्धारण किया जाता है। अब रही बात कि तिथि 2 जगह अलग अलग टाइम पे बन रही है, वो इसलिए क्योंकि देखिए हर जगह का लैटिट्यूड आप एक नहीं होता, तो लैटिट्यूड अलग होने के कारण तिथियों में डिफरेंस आ जाता है। और ये पहले पुराने काल से ही चला आ रहा है, लेकिन बात ये थी कि पहले इतना कम्युनिकेशन गैप बहुत ज़्यादा था। अगर ग्वालियर स्टेट का पंचांग है तो वो रायपुर स्टेट के पंचांग को दिखेगा ही नहीं। मतलब आप अगर ग्वालियर में हैं और दूसरा आपका कोई रिश्तेदार रायपुर में है, आप अगर आज मना रहे हैं दिवाली तो हो सकता है वो कल मना ले और आपको पता भी ना चले। लेकिन आज जो कम्युनिकेशन का जो गैप था वो बिल्कुल ख़त्म ही हो चुका है। आज फ़ोन है, सब कुछ है, इसलिए ये टॉपिक आजकल ज़्यादा प्रचलन में है। बाकी ये चलता पहले से ही आ रहा है। सर, एक चीज़ हम और आपसे जानना चाहेंगे आचार्य जी कि ग्रहण, जी, ग्रहण के बारे में हम काफ़ी सुनते हैं, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, और ग्रहण का असर भी कहते हैं कि हर राशि पे, हर तरह के लोगों पे अलग अलग तरह का पड़ता है। तो ये ग्रहण क्या होते हैं, किस तरह के होते हैं और इनका असर किस तरह लोगों पर पड़ता है, इसके बारे में भी आप हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, मैं इस विषय में ज़्यादा टेक्निकल तो नहीं जाऊंगा, लेकिन थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। ग्रहण जो है सूर्य, चंद्र और पृथ्वी, इनके मूवमेंट से बनता है। सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा आ जाए तो सूर्य ग्रहण बन जाता है, और सूर्य और चंद्रमा के बीच में जब पृथ्वी आ जाए तो चंद्र ग्रहण बनता है। तो ग्रहण, इसमें शुभाशुभ फल जो हैं वो उसकी देखने की विधियाँ भी अलग हैं। और बाकी 3 प्रकार के ग्रहण होते हैं मुख्य। एक तो पूर्ण ग्रहण होता है, एक आंशिक, और एक होता है वलयाकार। तो ये 3 प्रकार के ग्रहण हैं। और कथन करने के लिए ये भी देखा जाता है कि किस राशि में बन रहे हैं, किस अंश पर बन रहे हैं। तो राशि और अंश के हिसाब से अलग अलग उसके अलग अलग व्यक्तियों पर, अलग राशियों के व्यक्तियों पर बहुत अलग अलग प्रभाव पड़ते हैं शुभाशुभ। प्रतीक जी, जैसा कि हमने शुरुआत में आपसे बात की थी कि आपने साइंस छोड़ करके आचार्य का पद ग्रहण किया, आपने आचार्य में आए, एस्ट्रोलॉजी में आए, तो हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आज की युवा पीढ़ी जो साइंस की तरफ जा रही है, क्या वो एस्ट्रोलॉजी में आकर अपने आप को आत्मनिर्भर बना सकती है? क्या वो इसमें सफल हो सकती है? जी, देखिए सर, मैंने एक चीज़ देखी है। मैं ये तो नहीं कह सकता कि युवा पीढ़ी आगे बढ़ सकती है या नहीं, लेकिन मैंने एक चीज़ देखी है। हर व्यक्ति की लाइफ में एक टाइम ऐसा आता है जब उसे कोई रास्ता नहीं दिखता। तो ऐसे टाइम पे उसे लगता है कि मैं कहाँ जाऊँ, हर जगह से नेगेटिव उसको वाइब्स ही मिलती हैं। तो ऐसे टाइम पे मैंने देखा है, कोई माने या ना माने, लेकिन एस्ट्रोलॉजर पे जाना ही पड़ता है व्यक्ति को। तो आप कितना भी इसे झुटलाएं कि ये साइंस नहीं है या जो भी है, लेकिन मैंने तो देखा है कि व्यक्ति आता ही है। कई बार ऐसे केसेस हो जाते हैं कि जहाँ पर आपका प्रैक्टिकल ज्ञान भी काम नहीं आता, तो कुछ जगह ऐसा आदमी के साथ होता है कि उसे आना ही पड़ता है एस्ट्रोलॉजी की तरफ। तो इसमें करियर तो है सर। प्रतीक जी, हम एक चीज़ और आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे कि हमने देखते हैं कि फल कथन
जो कुंडली होती है कि हम माँ बाप की कुंडली से बच्चों के बारे में या उनके परिवार के बारे में या एक से दूसरे के लिंक जोड़ करके हम बता सकते हैं या देख सकते हैं, तो ये फल कथन क्या है और कुंडली का क्या महत्व होता है? क्या हम परिवार के सब लोगों को इससे देख सकते हैं या उस कुंडली के माध्यम से सबका हम आकलन कर सकते हैं? इसके बारे में भी आप हमारे दर्शकों को देखिए, व्यक्तिगत जो व्यक्ति की कुंडली है उससे आप उस व्यक्ति का जीवन का सारा लेखा जोखा निकाला जा सकता है। कैसा रूप रंग है, क्या है, मतलब अगर मैं किसी व्यक्ति को ना भी देखूं और किसी की कुंडली अगर मेरे पास हो तो उसका सब कुछ निकाला जा सकता है। क्या क्या एज है, क्या कदकाठी है, क्या करता है, वो सब कुछ निकाला जा सकता है। और एक ही कुंडली से अब जैसे आप कोई पूछे कि भाई मेरी माता के बारे में आप बताइए, स्वास्थ्य कैसा रहेगा या क्या, तो उसके लिए चतुर्थ भाव है। हर चीज़ों के लिए अलग अलग भावों को अलॉट किया गया है। तो माता के लिए चतुर्थ भाव है। चतुर्थ भाव को अगर आप लग्न मान ले, पहला भाव मान ले, तो वो माता की कुंडली बन सकती है। तो उससे एक टेंटेटिव आइडिया आप माता के बारे में लगा सकते हैं, व्यक्ति की कैसी होंगी, माता से सुख मिलेगा या नहीं, प्रॉपर्टी कैसी रहेगी। ऐसे ही नवम भाव जो है वो पिता का है, तो नवम भाव से आप पिता के बारे में ज्ञात कर सकते हैं कैसे हैं, क्या है। तीसरा भाव है, 11वां भाव है, छोटे भाई, बड़े भाई, दोस्त हैं, 11वां भाव। 7वां भाव है आपका पार्टनर का, लाइफ पार्टनर का। तो एक टेंटेटिव आइडिया एक पर्टिकुलर कुंडली से काफ़ी लोगों के बारे में टेंटेटिव आइडिया परिवार के बारे में सेकंड हाउस से लगाया जा सकता है। लेकिन अगर आप बिल्कुल प्रिसाइज एक्यूरेसी चाहते हैं तो फिर सामने वाले की जिसका कथन चाहिए उसकी भी कुंडली हो तो बहुत ही अच्छा, नहीं तो किया जा सकता है। आचार्य जी, हम एक चीज़ और सुनने में हमारे अधिकतर देखने में आती है, जैसे किसी से हम बात करते हैं, कहते हैं हमें सफलता नहीं मिल रही या आगे नहीं बढ़ पा रहे, तो साढ़े साथी का बहुत नाम सुनने में आता है कि मेरे साढ़े साथी चल रहे हैं, मेरे साढ़े साथी। तो ये साढ़े साथी ये क्या होते हैं, कितने साल चलते हैं और इसका उतार और चढ़ाव किस तरह होता है जीवन में, इसके बारे में भी आप हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए सर, साढ़े साथी जो है और इसके साथ ही मैं शनि की दशा के बारे में बताऊँ, ये दोनों शनि से निर्मित होते हैं। सब लोग जानते ही हैं शायद कि शनि जो है एक राशि में 2.5 साल रहते हैं। तो ये कैसे बनती है वो भी मैं आपको बताता हूँ। साढ़े साथी व्यक्ति की जो चंद्र कुंडली रहती है उसके हिसाब से जो चंद्र राशि है व्यक्ति की, तो उस राशि में, उसके आगे वाली राशि में या उसके पीछे वाली राशि में, इन 3 राशि में जब शनि आ जाता है तो साढ़े साथी बनती है। 2.5 साढ़े 7, ऐसा ये 3 चरण में चलती है। और प्रायः देखा है और लोग कहते भी हैं कि इसका पहला चरण थोड़ा ख़राब रहता है, उसके आगे का और ख़राब रहता है, लेकिन जो लास्ट चरण है उसमें अगर जितना शनि लेता है उससे ज़्यादा देकर भी जाता है। तो और ये भी देखा गया है कि प्रायः 90 से 95% लोगों को शनि ज़्यादा परेशान नहीं करते। 5-6%, 7% ही लोग ऐसे हैं जो साढ़े साथी के टाइम में बहुत परेशान रहते हैं, क्योंकि अब आप जानते हैं शनि जो है न्याय के देवता हैं और पूर्व कर्मों का फल देने का उनका काम है। तो ये कहा जा सकता है कि आपको तो नहीं पता आपके कर्म क्या है, लेकिन ग्रहों को पता है। तो उस हिसाब से आपका जो पीरियड है साढ़े साथी का या शनि की दशा का, वो वैसा निकलता है। बाकी इससे डरने की कोई बात नहीं होती। जिसकी भी बैलेंस्ड लाइफ होती है उसको शनि कभी भी परेशान नहीं करते। और काफ़ी कुछ इनके उपाय भी हैं, तेल चढ़ाना, छायादान, ऐसे काफ़ी उपाय हैं, मंत्र जाप हैं, तो काफ़ी असर हो जाता है। ऐसे हम आपसे एक चीज़ और जानना चाहेंगे आचार्य जी कि राहु, हम राहु सुनते हैं ये 18 साल का इनका कोई योग होता है, 18 साल ये चलते हैं, तो इनकी दशा चलती है। तो ये राहु की जो दशा है ये कब आती है, कैसे आती है? क्योंकि 18 साल अगर किसी के जीवन में आ जाए तो उसका तो जीवन एक तरह से काफ़ी कुछ खत्म ही सा मान रहे हैं हम। तो इस राहु की दशा से हम कैसे बच सकते हैं और अपने जीवन को सफल बना सकते हैं? देखिए, राहु एक ऐसा ग्रह है जिसको ना खराब कहा जा सकता है ना अच्छा कहा जा सकता है। इसका स्वभाव जो है काफ़ी कन्फ्यूजिंग स्वभाव है। जिस भी व्यक्ति की राहु की दशा चलती है वो थोड़ा सा कन्फ्यूजन में आ जाता है। मैं आपको अपना ही एग्जांपल देता हूँ। आज से 1 साल पहले तक मेरी भी राहु की दशा थी, तो मैं भी काफ़ी इधर उधर घूमा, कुछ समझ में नहीं आता। लेकिन जैसी मेरी दशा ख़त्म हुई तो मुझे आगे की लाइन मेरी क्लियर हुई। तो राहु का आप जानते ही है राहु के बारे में कि ये कैसे इनकी उत्पत्ति हुई। जो अमृत मंथन का समय था उस समय राहु केतु नाम का एक असुर थे और उन्होंने अमृत पान कर लिया था। तो भगवान ने अपने सुदर्शन से उनका सिर काट दिया था। तो चूँकि अमृत पी लिया है इसीलिए वो सर भी जिंदा रहा और धड़ भी रहा।
तो इससे, इस कथा से आप ये जान सकते हैं कि राहु की प्रवृत्ति क्या है। राहु के पास शरीर नहीं है, राहु केवल सिर है। तो वो आपको मस्तिष्क में इतना कन्फ्यूजन पैदा करेगा कि यहाँ व्यक्ति बहुत भटक जाता है राहु की दशा में। अच्छा। हाँ जी। और कैंसर और जैसे जो गुप्त रोग जिन्हें कहा जाता है वो भी राहु दे देता है अगर अच्छी स्थिति में ना हो। और बाकी बहुत से लोगों का कहना है कि अच्छे फल भी देता है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि राहु जहाँ और जिसके साथ बैठता है उसके जैसे ही फल देता है। तो ये कुछ बातें हैं। बाकी इसके अगर किसी के पास अगर इविल इफेक्ट दे रहा है राहु, तो दुर्गा के मंत्र हैं, शक्ति की उपासना है और काफ़ी उपाय हैं, उनसे व्यक्ति को काफ़ी राहत मिलती है। आचार्य जी, ऐसे ही हमने एक चीज़ और सुनने में आती है कि जैसे अधिकतर लोग बोलते हैं कि आप महामृत्युंजय का जाप कराएंगे तो आपके कर्म कटेंगे, आपके काल कटेंगे, आपका जीवन सफल होगा, आप आगे बढ़ेंगे, नई दिशा पे जाएंगे। तो ये महामृत्युंजय जाप ये कब, कैसे, किस तरह के लोगों को कैसे कराना चाहिए, इसके बारे में भी आप हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, महामृत्युंजय का जो जाप है उससे लोगों ने आजकल एक अवधारणा बना ली है कि अगर आपके घर में कोई व्यक्ति जाने वाला है या बहुत ही बुरी स्थिति में है तो आप महामृत्युंजय का जाप करवा लीजिए तो आपकी स्थिति बहुत अच्छी हो जाएगी। लेकिन मेरा मानना ऐसा नहीं है। देखिए, मृत्यु तो एक दिन सबकी आनी है, जाना सबको है, आपको हमें सबको ही जाना है। तो अगर ये सोच लिया जाए कि महामृत्युंजय जाप ही कराते रहो और व्यक्ति 200 साल जी जाएगा, तो ऐसा नहीं है। हाँ, कुछ स्थितियाँ बनती हैं, जैसे कई बार मार्केश हैं, अगर आपका मार्केश बुध है तो हर साल वो आपके मारक भाव से निकलेगा। तो कई बार ऐसा होता है कि मृत्यु तो देखिए एक बार ही आनी है, लेकिन अगर मार्केश की दशा है तो कहीं ना कहीं कष्ट भी हो सकता है, परेशानी भी हो सकती है, एक्सीडेंट हो सकते हैं, काफ़ी सीरियसनेस भी आ सकती है। तो ऐसी स्थिति में जो है महामृत्युंजय का जाप अनुष्ठान काफ़ी फ़ायदा देता है। लेकिन अगर आप कहें मृत्यु टल जाए तो आई है तो उसको कोई नहीं टाल सकता। आचार्य जी, हम अंत में आपसे आपके विचार जानना चाहेंगे। आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे, और जो कि इस वक्त कोरोना काल भी चल रहा है, इसके बारे में भी आपके 2 शब्द हमारे दर्शकों को मैं एक ही अपनी तरफ से संदेश देना चाहूँगा कि जैसे आप अगर आपको कोई रोग है, कोई बीमारी है, तो आप ऐसे ही किसी भी सड़क छाप, झोला छाप डॉक्टर पे नहीं जाते, कहीं टेंट लगाए वहाँ नहीं जाते। तो ऐसे ही अगर आपको अपने जीवन की कोई समस्याएं हैं, उनका निदान चाहिए, तो आपको भी सोचना चाहिए कि पढ़े लिखे लर्नड एस्ट्रोलॉजर के पास आप जाएं। तो इससे क्या होता है कि विद्या की भी बदनामी नहीं होती। अगर आप जैसी किसी पर भी चले जाएं तो कई बार ऐसा होता है, वो तो ऐसा बोल रहे थे, ऐसा बोल रहे थे। तो ये सब क्या है कि बात होती है कि अगर व्यक्ति लर्नड नहीं है, और ये विद्याएँ ऐसी हैं कि इसमें अभी गवर्नमेंट ने काम करना शुरू किया है, आगे होगा, इसमें भी यूनिवर्सिटीज़ कोर्स भी बना रही हैं, सब कुछ है। तो मेरा संदेश यही रहेगा कि जब भी जाएं किसी अच्छे पढ़े लिखे ज्योतिषी के पास ही जाएं। प्रतीक जी, आपने अपना अमूल्य समय निकालकर हमारे दूरदर्शन स्टूडियो आए और इतनी अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों को दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, और मैं दिल से आभार मानता हूं सर आपका और दूरदर्शन की पूरी टीम का कि आपने मुझे इस काबिल समझा और यहाँ आमंत्रित किया। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, ये थे आचार्य प्रदीप घोड़के जी, जिन्होंने हमें ग्रह क्या होते हैं, नक्षत्र क्या होते हैं, किस तरह की दशाएं होती हैं, किस तरह हमको अपने ग्रहों को हम ठीक कर सकते हैं, इसके बारे में जानकारी दी। हमें उम्मीद है कि इन सब जानकारियों से हमारे दर्शक ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले सकेंगे। इसी के साथ मैं अमित श्रीवास्तव आपसे विदा लेता हूं। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।